गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। अब तक फिजियोलॉजी में हमने ऑस्मोसिस, ऑस्मोटिक प्रेशर, डिफ्यूजन प्रेशर, डीपीडी, डिफ्यूजन प्रेशर डेफिसिट, जिसे हिंदी में हम विस्तरण दाब न्यूनता कहते हैं, वाटर पोटेंशियल, जल विभव, प्लाज्मोलिसिस, जीव द्रव्य कुंचन जिसे कहते हैं, और इम्बिशन के बारे में पढ़ा। अब हम नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करते हैं, एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर, जिसे हिंदी में कहते हैं जल अवशोषण। स्थलीय पादप जड़ों द्वारा जल का अवशोषण करते हैं। जड़ शाखित तंत्र के रूप में मृदा में स्थापित होती है। कुछ पौधों में जड़ें मृदा में गहराई में स्थित होती हैं। ये मृदा में डिफरेंट हॉरिजॉन्स के संपर्क में रहती हैं। मेनली मूल जो है शीर्ष सक्रिय अवशोषण अंग का कार्य करते हैं। ये 4 मुख्य क्षेत्रों में डिवाइडेड होते हैं। पहला रीजन आपको दिखाई दे रहा है इस डायग्राम में, देखिए नीचे की तरफ लिखा है रूट कैप, जिसे हम हिंदी में कहते हैं मूल गोप। ये बहुकोशिक टोपीनुमा संरचना होती है, मूल के शीर्ष पर स्थित होती है हमेशा। इसके बाद ऊपर देखिए रूट कैप के ऊपर लिखा हुआ है मेरिस्मेटिक जोन। हम इस रीजन जो है ये मूल गोप से ढका हुआ भाग होता है। कोशिकाएं विभाजनशील होती हैं, जिससे मूल गोप तथा मूल के आधारी भाग का निर्माण होता है। तो मेरिस्मेटिक रीजन मतलब कोशिकाएं हमेशा डिवाइडिंग होती हैं। नेक्स्ट जो है आप देखिए मेरिस्मेटिक जोन के ऊपर लिखा हुआ है एलोंगेशन जोन, यानी दीर्घीकरण क्षेत्र, जिसे हम सेल एलोंगेशन जोन कहते हैं। वृद्धि बिंदु के ठीक पीछे स्थित भाग होता है, मूल की लंबाई में वृद्धि के लिए उत्तरदायी होता है। नेक्स्ट इसके है आप देखिए इलोंगेशन जोन के ऊपर लिखा है रूट हेयर, और रेड कलर से लिखा है रूट हेयर जोन। सबसे इम्पॉर्टेंट जोन है रूट हेयर जोन। दीर्घीकरण क्षेत्र के पीछे जस्ट स्थित होती है। इस क्षेत्र में अनेक मूल रोम उपस्थित रहते हैं। आपको पिंक कलर का रीजन दिखाई दे रहा है, जिसे हम रूट हेयर जोन कहते हैं। इसमें से बहुत सारे आप देखो जो हैं रूट हेयर्स जो हैं वो बाहर निकल रहे हैं। अब आप रूट हेयर्स की संरचना देखिए डायग्राम में। ये जो मूल रोम है इसका निर्माण एपिब्लेमा कोशिका के दीर्घीकरण से होता है। प्रत्येक मूल रोम में एक केंद्रक रिक्तिका आपको दिखाइए, जो येलो कलर में जो वैक्यूल है इसे रिक्तिका कहते हैं। तो प्रत्येक मूल रोम में एक केंद्रक रिक्तिका तथा परिधीय कोशिका द्रव्य में केंद्रक स्थित होता है। अब ब्लैक कलर का यहाँ पर केंद्रक दिखाई दे रहा है, और आपको बताया है कि ये जो रूट हेयर है ये एपिब्लेमा सेल से ही बने हुए हैं, यानी एपिब्लेमा सेल की ही एक्सटेंशन है। ग्रीन कलर का आप देखिए एपिब्लेमा सेल जो आगे की तरफ बढ़ गया है और रूट हेयर में कन्वर्टेड हो गया है। इस जो रूट हेयर की भित्ति होती है वो पारगम्य यानी ऑस्मोसिस उसमें और इस भित्ति के द्वारा ऑस्मोसिस होता है। ये अवशोषण का प्रमुख स्थल होते हैं, यानी रूट हेयर्स जो हैं ये वाटर एब्जॉर्प्शन में मेन भूमिका निभाते हैं। अब हम स्टार्ट करते हैं मैकेनिज्म ऑफ वाटर एब्जॉर्प्शन, यानी जल अवशोषण की क्रियाविधि। क्रियाविधि को हमने 2 भागों में पढ़ेंगे। पहला है एक्टिव एब्जॉर्प्शन, हिंदी में कहेंगे सक्रिय अवशोषण। सेकंड है पैसिव एब्जॉर्प्शन, जिसे कहेंगे निष्क्रिय अवशोषण। आपको यहाँ जस्ट मोटा डिफरेंस आपको बता दूँ। एक्टिव एब्जॉर्प्शन थ्योरीज के अनुसार जो वाटर एब्जॉर्प्शन होता है उसके जो मेन फोर्सेस होते हैं वो रूट में ओरिजिन उनका होता है, यानी रूट में डेवलप होते हैं। मोटे तौर पे एक्टिव एब्जॉर्प्शन जो है उसके लिए रूट्स जो हैं वो रिस्पॉन्सिबल होती हैं। पैसिव एब्जॉर्प्शन जिसे हम निष्क्रिय अवशोषण कहते हैं, इसमें जो थ्योरी आती है उनका कहना है कि जो फोर्सेस रिस्पॉन्सिबल होते हैं वाटर एब्जॉर्प्शन का वो फोर्सेस रूट में नहीं होके शूट में जो है उनका ओरिजिन होता है। इस डायग्राम में देखिए, डायग्राम जो है ये मैकेनिज्म ऑफ वाटर एब्जॉर्प्शन भी दिखा रहा है आपको, और आपको शो कर रहा है कैसे जो है वाटर कहाँ से होता हुआ लास्ट में जाइलम की तरफ पहुंचता है। अब हम आपको स्टार्ट करते हैं एक्टिव एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर। जल का सक्रिय अवशोषण। जड़ों में उत्पन्न बलों के परिणाम स्वरूप
होने वाला जल का अवशोषण सक्रिय अवशोषण कहलाता है। इसको दो भागों में डिवाइड किया है, ऑस्मोटिक एक्टिव अब्जॉर्प्शन यानी परसरणी सक्रिय अवशोषण, और दूसरा है नॉन ऑस्मोटिक एक्टिव अब्जॉर्प्शन अपरसारणी सक्रिय अवशोषण। दोनों में डिफरेंस हमें देखते ही पता लग रहा है। ऑस्मोटिक एक्टिव एब्जॉर्प्शन में जो है ऑस्मोसिस के रूल्स ओबे करते हैं। नॉन ऑस्मोटिक मतलब इसमें ऑस्मोसिस जो है कार्य नहीं करता। तो फर्स्ट स्टार्ट करते हैं ऑस्मोटिक एक्टिव वाटर एब्जॉर्प्शन। इस विधि में ऊर्जा का उपयोग नहीं होता। जल का गमन वास्तव में डीपीडी अथवा सक्शन प्रेशर प्रवणता की दिशा में होता है। मूल की वल्कुट कोशिकाएं का डीपीडी जाइलम रस के डीपीडी से कम होता है। संपूर्ण मूल कॉर्टेक्स डिफरेंशियली परमिएबल मेम्ब्रेन की भांति कार्य करता है। सेल सैप का ऑस्मोटिक प्रेशर 2 से 8 एटमॉस्फेयर होता है, जबकि मृदा जल का 1 एटमॉस्फेयर से कम होता है। अतः जल कम परासरण दाब क्षेत्र से यानी सॉइल सॉल्यूशन से अधिक परासरण दाब क्षेत्र मूल रोम की ओर विसरण करता है। मूल रोम से वल्कुट, अब आप डायग्राम में देखिए, मूल रोम से वल्कुट और वल्कुट से एंडोडर्मिस, एंडोडर्मिस से पेरिसाइकल सेल से होता हुआ जल का परासरण जाइलम तक होता है। यहाँ पर आप दिखाइए रूट हेयर दिखाया है, उसके बाद एपिडर्मिस, एपिब्लेमा, कॉर्टेक्स ब्राउन कलर में, उसके बाद पेसिड सेल, एंडोडर्मिस, पेरिसाइकल और उसके बाद जाइलम। येलो कलर के जो एरो हैं वो डायरेक्शन ऑफ वाटर मूवमेंट आपको दिखा रहे हैं। नेक्स्ट जो है नॉन ऑस्मोटिक एब्जॉर्प्शन। मूल द्वारा जल का अवशोषण सांद्रता प्रवणता यानी कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के विपरीत दिशा में होता है, अर्थात मृदा विलयन का परासरणी मूल रोम कोशिका रस के ओपी से अधिक होने के पर अपरासरणी सक्रिय अवशोषण होता है। इस विधि में एनर्जी का उपयोग होता है। मेन जो है इसमें नॉन ऑस्मोटिक में किस तरह से एब्जॉर्प्शन होता है, इसमें एनर्जी का उपयोग होता है जो जड़ की कोशिकाओं की श्वसन क्रिया द्वारा प्राप्त होती है। ये देखा गया है कि जो कारक श्वसन को कम करते हैं या बढ़ाते हैं वो जल अवशोषण को भी कम करते हैं या बढ़ाते हैं। सेकंड जो है पैसिव वाटर एब्जॉर्प्शन यानी जल का निष्क्रिय अवशोषण। ट्रांसपिरेशन यानी वाष्पोत्सर्जन से उत्पन्न तनाव के कारण जड़ में जाइलम वाहिकाओं का डीपीडी कॉर्टिकल सेल के डीपीडी से अधिक होता है। इस डीपीडी के अंतर के कारण जल का विसरण कॉर्टिकल सेल से जाइलम वाहिकाओं में होने लगता है। ये डीपीडी कॉर्टिकल सेल से होती हुई मूल रोम तक पहुंच जाती है तथा मूल रोम से जल का विसरण कॉर्टिकल सेल्स में होने लगता है। मूल रोम हाई डीपीडी के कारण बाहरी वातावरण से जल अवशोषण करता है। इस प्रकार पैसिव अवशोषण के लिए आवश्यक बलों की उत्पत्ति पादप के वायवीय भागों में, जैसा कि पहले कहा था, शूट में होती है, न कि मूल में। अब इसके एविडेंसेस ऑफ पैसिव एब्जॉर्प्शन यानी निष्क्रिय अवशोषण के प्रमाण क्या हैं? अधिक वाष्पोत्सर्जन की अवस्था में स्तंभ के जाइलम सैप में ऋणात्मक दाब देखा जा सकता है। दूसरा, पादप द्वारा जल अवशोषण जल तंत्र के अभाव में भी हो सकता है। इसके अतिरिक्त इस प्रकार जल अवशोषण की दर मूल तंत्र की उपस्थिति में अवशोषित दर से अधिक होती है। तो ये था आपका वाटर एब्जॉर्प्शन। मेनली इसका मैकेनिज्म को दो भागों में डिवाइड किया है, एक्टिव और पैसिव। एक्टिव एब्जॉर्प्शन का मतलब फोर्सेस जो हैं रिस्पॉन्सिबल, रूट में जो हैं फोर्सेस रिस्पॉन्सिबल होते हैं वाटर एब्जॉर्प्शन के, और पैसिव में फोर्सेस जो रिस्पॉन्सिबल होते हैं एब्जॉर्प्शन के लिए वो शूट में यानी वायवीय भागों में होते हैं। तो ये आपको टॉपिक आज आपका वाटर एब्जॉर्प्शन मैकेनिज्म पूरा होता है। नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे रसारोहण यानी एसेंट ऑफ सेल। थैंक यू।